नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम बीएसएससी एसएसओ पब्लिक बीएसओ का जो एग्ज़ाम का रुक्मिणी प्रकाशन का सेट 2 करने जा रहे हैं। इसके जो हम जीके के जितने भी प्रश्न होंगे उसे करेंगे और मैथ रीजनिंग का जो मैं आंसर बता दूंगा वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसे बाद में सॉल्व करके दूसरे वीडियो में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला का जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि पी। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 3 का जो आंसर हो जाएगा वो भी डी हो जाएगा। 4 नंबर का जो आंसर होगा वो भी डी हो जाएगा। 5 का जो आंसर होगा वो भी डी हो जाएगा। 6 का ए हो जाएगा। 7 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 8 का जो आंसर होगा वो 8 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा। 9 का जो आंसर होगा इंटरप्रेटर और मेलोडीज डैश द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। किसने लिखा था इंटरप्रेटर और मेलोडीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज झुम्पा लाहिरी द्वारा जो है लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। ठीक है। इसके अलावा जो है शोभा डे के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखे गए हैं, उपन्यास सितारों की रातें, सल्ट्री डेज, सेकेंड थॉट्स, संध्या सीक्रेट एंड स्पीड पोस्ट, ये सारे जो हैं शोभा डे के द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लहरी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। नेक्स्ट है 10 नंबर बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ। बर्मा ब्रिटिश भारत से जब 1935 में अलग हुआ था, बर्मा और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध हुआ था। ठीक है। अंततः इसे लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया। बर्मा पर जो है शासन भारत शासन के साथ साथ होता था। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा और अदन को भारत से जो है अलग कर दिया गया। 1824-26 ईस्वी के बीच जो है ना प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद यांडबो की संधि हुई थी। ये यांडबो की संधि जो है महत्वपूर्ण है। 1824 से 26 में यानी 26 में जो है जाकर के यांडबो की संधि हुई थी अंग्रेज और बर्मा के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो है बंगाल गजट था। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। 1780 में जेम्स ऑगस्टस जो है, नाम याद रखेंगे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम जो है द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जो था। ठीक है, बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी इसे कहते हैं। भारत में समाचार पत्रों का जो विकास है पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत शुरू हुआ था। सर्वप्रथम पुर्तगाली मुद्रणालय भारत में लाए। ठीक है, तो पहले छापाखाना किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है। हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जो है जीएस अय्यर और वीर राघवाचारी थे। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की स्थापना जो है एक ब्रिटिश पत्रकार और राजनीतिज्ञ थॉमस जोएल बेनेट ने की थी। डेक्कन क्रॉनिकल 1930 में समाचार पत्र को राजगोपाल मुदलियार द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और संस्थापक और समाचार पत्र। तो समाचार दर्पण का जो है विलियम कैरी ने जो है संस्थापक थे इसके समाचार दर्पण का। स्टेट्समैन का जो है रॉबर्ट नाइट थे। ट्रिब्यून का जो है दयाल सिंह मजीठिया थे और स्वदेश मित्रम का जीएस अय्यर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 13 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से 14 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 15 का जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। 16 नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के स्मरण में 1901 में की गई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में की गई थी। ठीक है। विश्व के पहला जो नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जियान हेनरी ड्यूनेंट तथा फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। भारत के प्रसिद्ध जो भौतिक विज्ञानी थे सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। 17 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 20 वर्ष। 18 हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है, हम सभी को पता है। ठीक है, महानदी पर निर्मित है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस परियोजना का निर्माण जो है 1948 में शुरू हुआ और 1957 के दौरान ये कंप्लीट हो गया था।
हीराकुंड बांध जो है संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर लगभग 61 मीटर ऊंचा है और 4,801 मीटर लंबा है। ठीक है, यह विश्व का सबसे लंबी जो है नदी बांध है, याद रखेंगे इसको। ये विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। कृष्णा सागर बांध जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। वहीं नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। 19 नंबर जो है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? तो लाहौर सत्र की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और जिसमें संबंधित प्रस्ताव जो है पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का जो है झंडा फहराया था। कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में पूरे भारत में जो है मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 1930 ईस्वी से पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वतंत्रता से पूर्व से ही। इस तिथि को स्मरण रखने के लिए 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार होने पर भी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू हुआ। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी बेलगाम में किए थे। 1919 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू अमृतसर में किए थे। ठीक है, अब आते हैं 20 नंबर पे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है वो है 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, इसी तरह से रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान में है, 1947 में बनाया गया था। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, 1893 में ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन बंटवारे के बाद जो है ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। इसी तरह से 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, 1914 में ये खींचा गया था। मैंडरिन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। ठीक है, मैगी नोट जो है जर्मनी और फ्रांस है, और हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब है नेक्स्ट 21 नंबर। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ठीक है, तो ये बात जो है कही थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, तो यदि हम और कुछ बयान जो है जो किसके द्वारा कहा गया था ये भी देख लेते हैं। यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें प्रयासों की में सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है, और इन्होंने कांग्रेस को तंज कसते हुए यह बात कही थी। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, यह कथन जो है चित्तरंजन दास का है। ठीक है, और एक कथन है मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। भारत का विभाजन मेरे लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। ऑब्वियसली ये जो है कौन कहा होगा? गांधी जी कहे होंगे। कांग्रेस के अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, यह कथन अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 2। 23 नंबर जो है पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई। किसने किया था पंचशील समझौता? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, पंचशील समझौता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों से बना है। चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और समागम पर समझौता 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित हुआ। इस अवधारणा की पहली औपचारिक अभिव्यक्ति थी। पंचशील संधि में जो है ना निहित 5 सिद्धांत क्या क्या है? तो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, आपस में गैर आक्रामकता, आपस में गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसी को पंचशील समझौता कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रीमियम चाउ एन लाई ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। 24 नंबर भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हम सभी को पता है कि ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के तहत जो है ये की जाती है। महान्यायाधीश भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ये हमें पता है। महान्यायाधीश बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। ठीक है, महान्यायाधीश को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। वर्तमान में जो है अप्रैल 2025 तक भारत के महान्यायाधीश जो है आर वेंकट रमनी है। अनुच्छेद 165 के राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किसमें की गई है? 165। वो इसी तरीके से काम करता है जैसे महान्यायवादी सेंटर में काम करता है, उसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता जो है वो काम करता है। अब आगे आते हैं 25 का जो आंसर हो जाएगा
ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 27 का जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। 28 का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। 29 का जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। और उसी तरीके से 30 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आप रोक रोक करके बना लेंगे, ठीक है। 31 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा। 32 का जो आंसर होगा डी नंबर होगा। 33 का जो आंसर होगा 33 का वो डी नंबर होगा। 34 का जो आंसर होगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से देखिए, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रतिजन ए और प्रतिजन बी प्रतिरक्षी होते हैं, ठीक है, ये बात सही है। इसमें जो है प्रतिरक्षी प्रति ए और एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। बी रुधिर वाला व्यक्ति में ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता, ठीक बात है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात जो है गलत है। रुधिर वर्ग का जो निर्धारण है ना, व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षक के आधार पर किया जाता है, ठीक है। रुधिर समूह रुधिर में उपस्थित प्रतिपिंड के आधार पर होता है, ठीक है, समूह यानी कि एंटीबॉडी के आधार पर होता है, ना कि एंटीजन के आधार पर होता है। रुधिर वर्ग के बारे में सर्वप्रथम काल जो है लैंडस्टीनर ने बताया था, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ए बी और ओ, ठीक है। और चौथा नंबर जो है ए बी रुधिर वाला वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है, ये बात ठीक है, ठीक है। ए बी वर्ग वाला एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ए बी में, ठीक है, यह सर्वग्राही है, ठीक है, यहाँ पे सर्वदाता लिखा है, ठीक है, इसे सर्वग्राही कर ले, सर्वग्राही है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओ रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता था, एंटीबॉडी पाए जाते हैं तथा यह सर्वदाता है। वो कौन सा है? ये सर्वदाता है, ठीक है। 35 निम्न में से कौन सम्मिलित है? रिसरपाइन जो है ट्रैंक्विलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, रिसरपाइन जो है ट्रैंक्विलाइजर के रूप में यूज किया जाता है जानवरों के रूप में, ठीक है। आगे आते हैं, 36 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 37 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 38 पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है, क्या है? पादप रोगों में, पादप में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सा है? फफूंदी के कारण जो है सबसे ज़्यादा पादपों में रोग होते हैं, ठीक है। गेहूं का सेहू रोग होता है जो कि निमेटोड के कारण होता है। नाशपाती तथा सेब का फायर अंगमारी रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। धान का टुंगक रोग जो है वायरस के कारण होता है। बैगन की छोटी पत्ती रोग तथा गन्ना का घास पर रोग माइक्रोप्लाज्मा के कारण होता है। आलू का कृष्णांत रोग जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है। आते हैं 39 में, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो एस स्टेज में बनता है। ये मैंने जब सेल पढ़ाया था उसी में जो है ये अवस्थाएं पढ़ाई थी। एस स्टेज में जो है सेल विभाजन अभी आज ही पढ़ाया मैंने, तो उसमें जो है एस स्टेज में जो है हिस्टोन कोशा चक्र की अवस्था बनती है। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। हार्वर्ड और पेल्फ ने जो है कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभाजित किया था। जीवन अवस्था, आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है इसमें, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से तैयार हो जाता है कि अब जो है बनने के लिए, ठीक है। एस अवस्था जो है डीएनए संश्लेषण की अवस्था होती है। G2 अवस्था विभाजन की तैयारी होती है। और एम अवस्था जो है इस अवस्था में कोशिका का विभाजन हो जाता है। 40 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। उसी तरह से 41 का देखें तो कौन सा ग्लिसरॉल का आईपीएक नाम कौन सा है? तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल है, ठीक है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल है, ठीक है। इस तरीके से है ये CH3 CH2 OH, ठीक है। ये जो है प्रोपेनॉल का ग्लिसरॉल का जो है ये आईपीएक स्ट्रक्चर है और ये जिसका नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। 42 पे आते हैं तो यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगी? अगर द्रव्यमान दोगुना होगा तो सक्रियता जो है बढ़ेगी और नियतांक जो है समान रहेगी, ठीक है। यदि रेडियो सक्रिय नमूने का द्रव्यमान 2 गुना होता है तो नमूने की सक्रियता बढ़ेगी लेकिन विघटन नियतांक जो है ना वो समान रहेगा। रेडियो सक्रियता की मात्रा जितनी अधिक होती है उतनी अधिक मात्रा का वह क्षय करता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। अगर 5 गुना रहेगा तो उसका आधा हो जाएगा, 20 गुना रहेगा तो भी आधा हो जाएगा, तो 10 गुना वो
विघटित हुआ ना, तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा विघटित होता है, हर बार आधे में टूट जाता है। अस्थायी नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के किरणों का उत्सर्जन करते हैं। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा। इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहते हैं। विखंडन नियतांक पदार्थ की मात्रा से स्वतंत्र रहता है, ठीक है। उसके बाद है मृदुतक यानी पैरेन्काइमा और श्लेषोतक यानी कोलेनकाइमा उत्तकों के प्रकार है। कैसे उत्तक हैं ये? तो ये जो है सरल अस्थायी उत्तक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है, ये सिंपल टिश्यू है, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है। 44 निम्नलिखित में से कौन तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों को के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो आप इसे देखिए कि कौन सा जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में। तो Be, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, बाकी जो है नहीं है उस क्रम में, ठीक है। जब भी हम किसी समूह में जो है ना ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो समूह में, तो धात्विक प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उसी के कारण जो है Be, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो है ना आवर्त सरणी के समान समूह से संबंधित है। ये तीनों के तीनों किससे हैं? आवर्त समूह 2 से संबंधित है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में याद रखेंगे कमी होती है। इधर क्या होगी? कमी होगी, इधर जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है, धात्विक गुणों में। देखिए, अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो आयनन जो विभव है वो बढ़ता जाता है। आयनन विभव क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा। विद्युत बंधुत्व तो क्या है? वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। तो ध्यान रखेंगे सिर्फ बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या ही है जो वो घटता है, बाकी सब जो है बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लैंगिक संबंधों द्वारा 45 नंबर प्रेषित रोग हो उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा है, ठीक है। लैंगिक संबंधों द्वारा कौन सा रोग जो है होता है? तो हमें पता है सिफिलिस जो है ये लैंगिक संबंधों द्वारा होता है, ठीक है। सिफिलिस जो है क्या है? लैंगिक संबंधों द्वारा होता है। HIV एड्स विषाणु के कारण होता है, ठीक है। यूरोथ्राइसिस जो है एंटमीबा जिंजुलिस के कारण होता है। और गोनोरिया जो है लेशमानिया डोनोवानी के कारण होता है, ठीक है। लेशमानिया डोनोवानी के कारण कौन सा होता है? फाइलेरिया होता है, ठीक है। ये भी गलत है। एड्स जो है वो HIV विषाणु के कारण होता है। यूरेथ्राइटिस जो है वो यूरेथ्राइटिस जो है आपका एंटेमीबिया जिंजिविलिस के कारण नहीं होता है। गोनोरिया जो है ये किसके कारण होता है? गोनोरिया जो है इसके कारण नहीं होता। लेशमानिया डोनोवानी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया होता है, ठीक है। मानव शरीर में 29 हड्डियां, तो इनमें से कौन सा वर्गीकरण से? ये देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे मानव शरीर में 29 हड्डियां हैं, ठीक है। इसमें माथा में जो है 8 होता है, चेहरा में 14 होता है, कान में 6 और कंठकास्थी में 1 होता है, ठीक है। खोपड़ी में हमारे कितने होते हैं? देखिए टोटल खोपड़ी में कपाल में जो है हमारे 8 होते हैं, यानी हमारे जो माथा है उसमें 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ऑक्सीपिटल 1 होता है, पैराइटल 2 होता है, फ्रंटल 1 होता है, टेम्पोरल 2 होता है, स्पिनॉइड 1 होता है और एथमॉइड 1 होता है। फेशियल हमारे 14 होते हैं। कर्ण अस्थिया में जो है 3 होते हैं, 6 होते हैं। मेलियस 2 होता है, इनकस 2 होता है और स्टेपिज 2 होता है। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हॉइड भाग जो है यानी जो कंठाकस्ती है वो 1 होता है हमारा। तो टोटल मानव शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती है? सिर में 29 हड्डियां होती है, ठीक है। 47 का आंसर जो है ए हो जाएगा। कठोर साबुन है, ठीक है। कठोर साबुन क्या है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है। क्या है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है, ठीक है। मृदु साबुन जो है ना उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण है। कठोर साबुन कैसा है? सोडियम लवण है। और वही मृदु साबुन जो है वो पोटेशियम लवण है। संश्लेषित जो अपमार्जक एरोमेटिक यानी कि सुगंध वाला और एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है, ठीक है। संश्लेषित जो भी अपमार्जक होते हैं जो सिंथेटिक वाले होते हैं ये, ठीक है, ये एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में जो है आर्द्रताग्राही गुण अधिक होता है। कठोर जल में उपस्थित जो है Ca2+, ठीक है, और मैग्नीशियम 2+ के आयनों के साथ अपमार्जक कोई अवक्षेप नहीं बनाते, जिसके कारण वो खूब झाग देता है, ठीक है। 49 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 50 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 51 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा।
52 का जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। 53 का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। 54 का जो आंसर होगा 54 का जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से जो है 55 का जो आंसर होगा 55 का आंसर जो है ए हो जाएगा। 56 का जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। 57 का जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 58 नंबर पे। केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या है? तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 58 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसे बहुत प्रश्न पूछते हैं, याद रखेंगे कि बहुलक जो है इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 59 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। 60 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। 61 का जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। 62 का जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। 63 का जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। 64 का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। 65 का जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। 66 का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। 67 का जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। 68 का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 69 का जो आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? मेथियोजेंस, ईस्ट गोबर गैस, ईस्ट इथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, एंटीबायोटिक, कोलिफॉर्म, सिरका, कौन सा गलत मिलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। कोलिफॉर्म्स जो है सिरका नहीं होता है। ठीक है। कोलिफॉर्म जो है ना हमारे वातावरण जिसमें मानव एवं अन्य गर्म रक्त वाले प्राणियों का मल सम्मिलित है। ठीक है। इनमें पाए जाने वाले जीवाणुओं का विस्तृत समूह है, ना कि ये सिरका है। ठीक है। मानव एवं अन्य गर्म रक्त वाले प्राणियों का मल सम्मिलित है, में पाए जाने वाले जीवाणुओं का विस्तृत समूह है कोलिफॉर्म्स। ठीक है। पीने के पानी में कोलिफॉर्म जो है जीवाणु की उपस्थिति हानिकारक एवं रोगजनक जीवधारियों की उपस्थिति की सूचक है। अगर पीने के पानी में आ गया, जैसे कि गंगा के मैदान में, गंगा के जो पानी में जो है कोलिफॉर्म्स की मात्रा पाई जा रही है बहुत ज़्यादा, जो कि हानिकारक है हमारे लिए, या किसी भी पानी में पाई जा रही है तो हानिकारक है। ठीक है। बाकी मेथियोजेनस जो है गोबर गैस, आपको पता है गोबर गैस से मीथेन गैस निकलता है। ईस्ट जो है इथेनॉल का ही एक रूप है। स्ट्रेप्टोमाइसिटी जो है एंटीबायोटिक है। ठीक है। अब 70 नंबर, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल आपको पता होगा कैसे पदार्थ होते हैं, तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वही क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है। ये पहचान के इनके तरीके हैं। प्रथम कामयाब क्लोन्ड स्तनी, ठीक है, जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली, वो कौन था? तो आपको मालूम है डॉली एक भेड़ थी। ठीक है। 72 नंबर का, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है। यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि h ऊंचाई बढ़ने से जो है ना आवर्तकाल भी जो है बढ़ जाता है। ठीक है। h ऊंचाई बढ़ाने से क्या होता है? आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे, टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का पावर 3/2। आर यहाँ पे बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी भी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। टी का पावर, आर का पावर 3/2। आर बढ़ रहा है यानी कि रेडियस में जो है बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका टी में भी बढ़ोतरी होगी। 73 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 74, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में क्या किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, दूर का उर, दू ऊ ऐसे करके याद रखेंगे, और नजदीक वाले का क्या होता है? अवतल लेंस यूज किया जाता है। ठीक है। हाँ, दूरदृष्टि दोष में जो है ना प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तथा निकट बिंदु दूर हो जाता है। ठीक है। लेंस की वक्रता, त्रिज्या या फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता कम हो जाती है। दूरदृष्टि दोष में उपयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है? एम लेंस की शक्ति जो है, ठीक है, तो इसके कारण जो है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 75 का, निम्नलिखित विकल्प के तत्वों के समूह की विशेषताएं हैं, क्या है? चलिए देखते हैं। ये सभी तत्व धातु हैं, देख लेंगे। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। ठीक है। तो देखते हैं
एक पहला है हैलोजन समूह, दूसरा है अल्कली धातु मेटल समूह, तीसरा है अल्कलाइन अर्ध धातु मेटल अल्कली धातु, चौथा है अल्कली धातु एवं हैलोजन समूह। तो हैलोजन समूह जो है धातु तो है नहीं, ठीक है। और जहाँ तक एथी की बात है तो सब के सब जो है संयोजकता एक भी नहीं है इनकी। तो ये देखते हैं 2 नंबर, ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। हैलोजन बनाता है, ठीक है। हैलोजन में आपको मालूम है कि जो है 9वें समूह के जो है तत्व आते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या करते हैं हाइड्रोजन के साथ जो है गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अल्कली धातु ये भी करते हैं, एल्कलाइन अर्ध धातु ये भी करते हैं, अल्कली धातु ये भी करते हैं, ठीक है। हैलोजन समूह 76 का बात करते हैं। तो ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत तथा श्रोता दोनों क्या होते हैं, अपेक्षिक गति में हो, तब जो है ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है। ध्वनि डॉपलर का प्रभाव आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ यहाँ पे। जब भी किसी ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच जो है अपेक्षिक गति होती है, ठीक है, रिलेटिव उनमें मोशन होता है। जैसे कि ट्रेन के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन हॉर्न मार रहा है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है और व्यक्ति भी जो है मूव कर रहा है, ठीक है। जब श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति से भिन्न होती है, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले इस परिवर्तन को घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। लागू न होने की स्थितियाँ क्या है, जब स्रोत एवं श्रोता दोनों विराम में हो, ठीक है, ट्रेन भी स्टॉप के अवस्था में है और व्यक्ति भी स्टॉप के अवस्था में है। जब सिर्फ माध्यम गतिमान हो, ठीक है। इसके अलावा जब स्रोत एवं श्रोता परस्पर लंबवत दिशाओं में गतिमान हो, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे गतिमान हो। जब स्रोत एवं श्रोता का वेग ध्वनि के वेग के बराबर या उससे अधिक हो जाए तब भी ये लागू नहीं होगा। जब स्रोत एवं श्रोता इस प्रकार गतिमान हो कि इसके बीच की दूरी नियत हो, ठीक है, तो भी ये जो है लागू नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो ये जैसे ही हॉर्न मारेगा, ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है तो जो है जैसे ही उससे दूर जाएगा तो साउंड कम आएगा, ठीक है, उससे नज़दीक जाएगा तो ज़्यादा साउंड आएगा। इस तरीके के डॉपलर प्रभाव को हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये पहली बात तो ये मैग्नीशियम का है, ठीक है, क्योंकि आप जोड़ लीजिए 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम क्या है, धातु है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 जो है, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान कर सकता है, ठीक है। प्रजातियों में जो है ना परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, ठीक है। अगर परिवर्तन आएगा, जैसा कि सेल में हमने पढ़ा था आज ही कि परिवर्तन आएगा तो उसमें क्या होगा, प्रजातियों के जीवित रहने का सर्वाइवल का जो है रेट बढ़ जाएगा अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो है ना आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन जो है इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, वाल्टेयर द्वारा किया गया था, ठीक है। एस बेंजर द्वारा जीन की जो है आधुनिक विचारधारा दी गई। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने की दिया था, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीच ने, ठीक है। तो ये परिवर्तन आंसर होगा। 80 नंबर का हो जाएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो ध्यान रखेंगे कि सिंगल बॉन्ड में जो है सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो देखिए इसको पहले हम तोड़ेंगे अपने हिसाब से। देखिए इसको तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ये। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक यहाँ पे सिग्मा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड है ये, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसी तरीके से एक यहाँ पे सिग्मा, एक पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, तो टोटल जोड़ेंगे तो हमारे 9 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 2 जो है पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड पूछा है तो ये 9। ध्यान रखेंगे सिंगल जो बॉन्ड होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। 81 का आंसर का देखें तो ए नंबर हो जाएगा। अर्जेंटीना का पेसो होता है, जापान का येन होता है, पैसे का ये जो है यूनिट है, उनका करेंसी है। कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है, ठीक है। तो 4 घटकों से इनमें से कौन सी बनी है, तो नाइक्रोम जो है आपको पता होगा किसकी चीज़ से बने, तो निकेल, क्रोमियम, आयरन और जस्ता से मिलकर बना होता है। निकेल,
क्रोमियम, आयरन और जस्ता, जिंक से मिलकर बना होता है, 4 वस्तु से। ठीक है, इसके अलावा इसकी आप बाकी को भी बात करते हैं। निक्रोम किस लिए यूज होता है? इसकी गलनांक काफ़ी हाई होती है। ठीक है, हमें पता है विद्युत हीटर का जो होता है उसमें कुंडली जो बनाए जाते हैं वो निक्रोम के ही बनाए जाते हैं, नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। पीतल जो है ना कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। पीतल किससे? पिताजी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रिक को, पिताजी, तांबा और जिंक, पीतल। कांसा जो है कॉपर और टीन से बनता है। सोल्डर जो है टीन और लेड से बनता है, टीन और लेड से बनता है, Sn प्लस Pb। ठीक है, गन मेटल जो है कॉपर, टीन और जिंक तीनों को मिला करके बनता है, कॉपर, टीन और जिंक से मिला करके। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकल से मिला करके बनता है। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन से मिला करके बनता है। ठीक है, 83 नंबर शायद आपको देखने में दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, मैं बता देता हूँ। मुक्त पतन जो है उदाहरण है किस चीज़ का? तो एक समान त्वरण वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का। ठीक है, मुक्त पतन तो आप जानते ही हैं, फ्री फॉल जिसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है बिना रस्सी बांधे या बिना किसी सपोर्ट के, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, उसका गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, जो कि एक नियत है, आपको भी मालूम है। स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? नियत रहता है, 9.8 हम मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक समान रहता है। समय के साथ किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, 84 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं जो है आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। और रक्त में ऐसा क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है तैरता रहता है। ठीक है, 85 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 86 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 87 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसे मिटा देते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं एक नंबर बता देता हूँ, उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आपको किसी भी तरीके का जो है बुक वगैरह ना भी खरीदे, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं नंबर लिख देता हूँ उस पर। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9103891780, 9103891780। ठीक है, इस पर आप जो है मैसेज कीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ जो है सारे के धीरे धीरे देता रहूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है बिना खरीदे भी हो सकती है। मैं रुक्मिणी के बाद जो है अन्य प्रकाशनों के भी बुक्स जो है लेकर के आऊँगा, तो आई होप इसे फ़ायदा हो। इसके अलावा मैं और भी आपको पीडीएफ दे दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी जो है निर्बाध रूप से चलती रहेगी। तो 87 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 88 का जो आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। 89 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। 90 का जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। 91 का जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। 92 का जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। 93 का जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। 94 का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। 95 का जो आंसर होगा, देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112, ठीक बात है। धन विधेयक 110, ठीक है। विनियोग विधेयक, ये गलत है। विनियोग विधेयक जो है 113 नहीं बल्कि 114 से रिलेटेड है। विनियोग विधेयक किससे है? 114 से है। वित्तीय विधेयक 117, सही बात है। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण 112 हो गया, धन विधेयक 110 हो गया, विनियोग विधेयक जो है 117 हो गया, और वित्तीय विधेयक 114 हो गया, विनियोग विधेयक और वित्तीय विधेयक 117 हो गया। 96 में आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो 332 है, जिसमें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया। थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है। संविधान में यह आरक्षण जो है 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ाते गया इसे। अनुसूचित जाति को लोकसभा में 84 और अनुसूचित जनजाति को 47 स्थान जो है
प्राप्त है। अनुसूचित जाति को लोकसभा में कितने, 84, और अनुसूचित जनजाति को कितने, 47। ठीक है। बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 स्थान का आरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 331 और 333 के अंतर्गत जो है आंग्ल भारतीयों को क्रमशः लोकसभा में विधानसभा में आरक्षण दिया गया था। ठीक है, आंग्ल भारतीयों को क्रमशः लोकसभा में विधानसभा में आरक्षण दिया गया था। तो 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को, जो कि अब खत्म हो चुका है, ठीक है, और 333 के तहत विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को जो है आरक्षण दिया गया था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी 97 नंबर, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। नहीं, ये गलत है। यदि किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, सही बात है। ये लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, गलत बात है। अविश्वास प्रस्ताव का राज्यसभा द्वारा पारित करना अनिवार्य है, नहीं, गलत है। कहीं पे भी हो जाए तो पूरे जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, किसी के भी विरुद्ध लाया जा सकता है, एक मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। सहकारी समितियों को, ठीक है, सहकारी समितियों को जो है 97वां जो संविधान संशोधन है, इसके तहत जो है संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2011 के आधार पर संविधान में सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, सहकारी समितियों को नाम से एक नया भाग जो है 9 का ख जो है संविधान में जोड़ा गया। 9 जो है पंचायती से, 9 का क जो है वो आपका नगर पालिका से, और 9 का ख जो है सहकारी समितियों से रिलेटेड है। ठीक है, 99 निम्नलिखित किस देश में 2026 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे। तो ये स्कॉटलैंड में आयोजित किए जा रहे हैं। किस फिल्म ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो किस फिल्म ने अवार्ड जीता है, ये अट्टम। ठीक है, अट्टम ने जीता है। अब देखेंगे आपके इस बार के भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2024 से भी इसके करंट अफेयर्स उठाए गए थे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। थोड़े बहुत, पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, 1 साल का आप पढ़ लें, बाकी थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट घटना है उसे पढ़ लिया कीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो सेबी का जो नया अध्यक्ष बने हैं वो है तुहिनकांत पांडे। ठीक है, तुहिनकांत पांडे। ठीक है, ये 11वें अध्यक्ष हैं इसके। ठीक है, और संजय मल्होत्रा का जो है आरबीआई का 26वां गवर्नर बनाया गया है। सेबी की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। रामसर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, जयश्री वेंकटेशन को। भारत के पहले स्वदेशी शौचालय जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया गया है। स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम, तो इसका जो किया गया है वो है दिल्ली में। वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। जब तक का ये बुक है तब तक के उपेंद्र द्विवेदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है, तो आपको मालूम होगा ये जो है भारत ने जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन जो है विकसित कर लिया है। ठीक है, 1200 हॉर्स पावर का। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता इनमें से, तो कृषि कर जो है ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता। इसके अलावा स्वच्छता कर, जल कर, प्रकाश शुल्क ये सब लगा सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति है, लेकिन इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसाय व्यापारियों पर कर, जल कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि सम्मिलित किए जाते हैं। कृषि पर आयकर राज्य जो है सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार ही लगा सकती है। आय कर जो है वो कौन लगाता है, भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, कृषि पर राज्य सरकार।
निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये घुड़सवारी से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक। इसका प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243 का डी के 3 में किया गया है। ठीक है, महिलाओं के आरक्षण का किस में किया गया? 243 के डी के 3 में। अब 110 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 111 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। 113 का 112 का जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 111 का डी नंबर हो जाएगा। हाँ, 113 का जो आंसर होगा 113 का जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। 114 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। 115 का जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। 116 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। 117 राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन्य मूल्य है। ठीक है, किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का जो है क्या है? धन्य मूल्य है। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है। जितना ज़्यादा राष्ट्रीय आय उतना विकसित उसकी अर्थव्यवस्था। भारत में जो राष्ट्रीय आय है जो ना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पर आधारित होते हैं। भारत में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO राष्ट्रीय आय के आंकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। कौन है? NSO और CSO को मिलाकर 2019 में NSO का गठन किया गया था। ठीक है, वर्ष 1931-32 में VKRV राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से जो है राष्ट्रीय आय की गणना की थी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना जो है प्रयास दादाभाई नौरोजी ने जो है 1867 से 68 में किया था, जब उन्होंने बताया था कि भारतीय आय जो है कितनी है? 20 रुपये है। 118 में जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सकल राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन जो है यानी NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ये GNP में से ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन को जब हम घटा देते हैं तो आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। नेट जो है नेशनल इनकम प्रोडक्ट जो है मिल जाता है। 119 भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू किया गया? तो हम सभी को पता है जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये पाए गए थे आपके पूरा पाषाण काल में। ठीक है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो 16 हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 16 हैं। और विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। विधान परिषद में कितने हैं? 75 सदस्य हैं। और विधानसभा में 243। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? आप सभी को पता होगा कि ये जो है उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है ये क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के साथ नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन पिछले में भी था। म्यांमार है, सभी को पता है। 1935 में जो है अधिनियम से अलग किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? कंदरिया महादेव जो है मंदिर है वो बुंदेलखंड के चंदेलों ने बनाया था। चंदेल आपको पता होगा, ये बुंदेलखंड के थे। कंदरिया महादेव जो है मंदिर बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत वंश के संरक्षण। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जो है ना मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो समूह के स्मारकों के 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कब बना था? 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित यह मंदिर समूह स्थापत्य कला और मूर्तिकला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसने किया था निर्माण इसका? तो राजा धंगदेव द्वारा जो है राजा धंगदेव द्वारा जो है निर्माण कराया गया था। चौहान वंश के शासक था अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। ठीक है, इसके अलावा मेवाड़ के एक सिसोदिया वंश का शासक था राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। राठौर वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसे गौरी ने 1194 में हरा दिया। चलिए 126 नंबर पे आते हैं, इसका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 127 नंबर हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी?
तो 284 लोगों ने साइन किए थे इस पे, 284 लोगों ने। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इसे बनने में, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप दिया गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 128 पे आते हैं। त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है, यानी कि उसका जो है लोक नृत्य पूछा जा रहा है, तो होजगिरी जो है त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा जो है बीजू नृत्य, गरिया, संगराई, गजानन, गेला मुचामो, ये सब भी है त्रिपुरा के हैं, ठीक है। मणिपुर के कौन से, डोल चोलम, पुंग चोलम, ठीक है, ये सब कौन से मणिपुर के हैं। याक छाम लोग जो है ये सिक्किम का है। रंगमा नृत्य भारत में नागालैंड के लोगों की जो है। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नोवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है, तो ये है महाभारत पर। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर ने लिखा था, जो कि महाभारत पर आधारित है। कौन भारतीय 130 नंबर, कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति। 131 देखेंगे तो होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, किसकी पुस्तक थी ये, अमर्त्य सेन की, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर। इसके अलावा कुछ और बुक को देखते हैं तो अ प्लेस कोल्ड होम, प्रीति सिनॉय ने लिखा था। इट स्टार्ट्स विथ अस, कॉलिन हुअर ने लिखा था। स्टेट ऑफ टेरर, हिलेरी रोधम क्लिंटन व लुइस पैनी ने लिखा था। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी ने। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, कौशिक बसु ने लिखा था। 132 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 133 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 134 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 135 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 136 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 137 का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। 138 का जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। 139 का जो आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा। 140 का जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, बैडमिंटन से, सभी को पता है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है, खुद ही सोचिए किस जिले में होना चाहिए, तो जो कि आपके पश्चिम असम की तरफ हो या पश्चिम बंगाल की तरफ हो, तो किशनगंज ही है वो, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा भी होती है यहाँ पे। 142 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है। इसके अलावा कुछ और मुद्राओं को हम देख लेते हैं। ईरान का क्या है, रियाल है, ठीक है, और राजधानी क्या है, तेहरान है। इंडोनेशिया का जो मुद्रा है रुपया है, ठीक है। चीन का मुद्रा जो है रेनबिम्बी है। मालदीव का रुफिया। पाकिस्तान का रुपया है। ओमान का रियाल है। कुवैत का दिनार और बहरीन की दिनार है, ठीक है। 144 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 145 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया, जिसकी जनसंख्या निम्न से कम नहीं थी। 20 लाख से कम जनसंख्या वालों के लिए नहीं था, ठीक है। 146 का जो आंसर होगा, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, पूनम गुप्ता को। 147 जो है, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मुंडा शाखा में खासी भाषा, ठीक है। 149, 1940 के में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो पहला व्यक्ति तो हम सभी को पता है विनोबा भावे थे। दूसरे जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 150 निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, समिति पूछ रहा है तो ये लकड़वाला समिति है, जिसके आधार पर जो है गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे 9 क्लासेस से। और PDF के लिए जो है हमें फिर से मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ, 9103891780। इस पे जो है आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है आप मैसेज करें मुझे कि मुझे PDF चाहिए, तो मैं इसके अलावा और भी PDF जो है आपको भेज दूंगा, जिससे कि आपको सुविधा होंगी। चलिए, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार जो है BSc और BSSC CGL पे जो है अपडेट हूँ और अपडेट करता रहूँगा आपको। धन्यवाद।